हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल द लिट लाउंज, या जिसे आप लिटरेचर लाउंज भी कहते हैं। आज मैं जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ, या जो स्निपेट मैं आपको शेयर करूँगा, वो हमारी एक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी पे है। इंदिरा गांधी जी के बारे में तो आपने बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी होंगी। तरह तरह के थ्योरीज भी उनके अगेंस्ट या उनके फेवर में सुन रखी होंगी। उनको आयरन लेडी भी बोला जाता है। तो उन्हीं में से कुछ स्निपेट्स आपको सुनाऊंगा। तो स्टोरी को मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले उस दिन से जिस दिन उनकी डेथ हुई, यानी 31 अक्टूबर 1984। 9:10 का समय था सुबह का। वो अपने उनका उनका आवास और उनका जो पीएम आवास था और जो उनका ऑफिस था, अगल बगल में था। एक गेट था, एक गेट के थ्रू वो उनको एक गैलरी क्रॉस करनी, अपने घर से बाहर निकलना पड़ता था, फिर एक गेट क्रॉस करना पड़ता था, फिर उसके बाद थोड़ा सा और पैदल चल के ही उनको अपने ऑफिस में जाना होता था। तो उनका इंटरव्यू था उनके ऑफिस में किसी इंटरनेशनल पत्रकार के साथ, या बोला जाए फॉरेन के पत्रकार के साथ। तो वो अपने एक सफदरजंग रोड से, जो उनका आवास था, वहाँ से निकलती हैं सुबह 9 बजे तैयार होकर के। बोलते हैं उस समय वो सैफरन कलर की साड़ी पहनी हुई थी, और वो जा रही होती है एक अकबर रोड की तरफ, जो उनके ऑफिस है, जहाँ जहाँ पे उनका ऑफिस था, जहाँ पे उनका इंटरव्यू होना तय था। तो निकलती हैं, जाती हैं, रास्ते में होती हैं। जब वो अपने गेट को क्रॉस करती हैं, जो गेट के बाद उनको अपने ऑफिस की तरफ जाना था, तो अपने घर वाले गेट को क्रॉस करती हैं, तो वहाँ पे दो सिख बॉडीगार्ड्स थे। उनमें से एक का नाम बेन सिंह था और दूसरे का नाम सतवंत सिंह था। वो दोनों इंदिरा गांधी जी उन दोनों को नमस्ते मतलब ग्रीट करती हैं, और जैसे ही वो ग्रीट कर रही होती हैं, तभी बेन सिंह पलट के उन पर गोली चलाता है। गोली चलते ही वो पलट के पूरा रिवॉल्व होकर नीचे गिरती हैं ज़मीन पे। फिर दोनों मिलके, बेन सिंह और सतवंत सिंह मिलके, लगभग 36 राउंड उन पे फायर करते हैं। और कहा जाता है कि ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई थी। बट क्या होता है कि जब वो आवाज़ आती है, गोलियों के चलने की आवाज़ आती है, तो ऐसा लगता है कि पटाखे फट रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। तो उस वक्त जो है, उनकी जो बहू, सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी की वाइफ, शी वॉज गेटिंग रेडी अपने घर में। वो मतलब उसी पीएम आवास में वो तैयार हो रही थी। उन्होंने आवाज़ सुनी। वो अपना कहते हैं कि स्टोरी में, जैसे कि राशिद किदवाई जी की जो मैंने बुक बताई है आपको, उस बुक में मेंशन किया हुआ है कि वो जब वो बाल बाल धो के बाहर निकली, और तभी जो उन्होंने आवाज़ सुनी, उनको लगा कि पटाखे फूट रहे हैं। ये बाहर आके देखती हैं कि भाई इनकी सांस, इंदिरा गांधी जी ज़मीन पर पड़ी हुई हैं। वो दौड़ के जाती हैं, उनको अपने गोद में लेती हैं। उस वक्त एम्बुलेंस भी नहीं रहता है वहाँ पे आसपास। तो फिर वो अपने ही एम्बेसडर में, मतलब उनके एम्बेसडर में लेकर के एम्स पहुँचती हैं। और एम्स में पहुँचने के बाद उनको मतलब काफ़ी टाइम तक उनको रिवाइव करने की कोशिश की जाती है, बट शी वॉज फाइनली डिक्लेयर्ड डेड। शी वॉज फाइनली डिक्लेयर्ड डेड। तो कहा, ये भी कहते हैं कि वो सोनिया गांधी के गोद में उन्होंने अपनी जान दे दी थी। तो ये था मंजर 31 अक्टूबर 1984 का, जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई इन ब्रॉड डे लाइट, उन्हीं के घर, इंटरेस्टिंगली उन्हीं के घर में, जो पीएम आवास, जो सबसे सेफ होना चाहिए, या होता है, होना क्या चाहिए, होता ही है, सबसे सेफ होता है पीएम आवास, क्योंकि वहाँ के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी ही रहते हैं। लेकिन वहीं पे उन्हीं के से बॉडीगार्ड्स के थ्रू उनको मार दिया जाता है। ये जो इनकी मौत हुई, इसके पहले बोलते हैं कि कई बार इंदिरा जी को ये डर लगता था कि अब मुझे मार दिया जाएगा, या मेरे बच्चों को किडनैप कर दिया जाएगा। क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो इन्होंने किया था इसके पहले, जिसमें
अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के अंदर घुस करके इन्होंने आर्मी ने जो एक्शन लिया था, उसके बाद सिख कम्युनिटी में बहुत द्वेष था और तब से इनको डर भी लग रहा था इंदिरा गांधी जी को कि मुझे मारा जा सकता है। उनके एक पर्सनल सेक्रेटरी हैं थे पीसी अलेक्जेंडर, उन्होंने कहा कि इंदिरा जी हमेशा सोचती रहती थी कि उनके बच्चों को या उनके बच्चों को किडनैप कर लिया जाएगा प्रिसाइडली। और उनके एक और बहुत क्लोज थे, नेहरू गांधी फैमिली से बहुत क्लोज थे, अरुण नेहरू जी। उनका कोट है कि उनको हमेशा लगता था कि उनके उनके और उनके पूरे इंदिरा गांधी को हमेशा लगता था कि उनके और उनके परिवार को का असैसिनेशन कर दिया जाएगा। जैसे मुजबिर रहमान जी का हुआ था बांग्लादेश में, उनके 3 जनरेशन वाइप आउट कर दिए गए थे। तो वैसे इनको भी डर लगा रहता था। तो इनको काफ़ी समय से अंदेशा था कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा। और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भी इनको कई बार इंटरनल सिक्योरिटीज़ ने बोला था कि भाई सिख जो भी कमांडर है उनको अपने सिक्योरिटीज़ हटाइए, बट इन्होंने नहीं हटाया। ऐसा भी होता है, उनको लगा कि ऐसा होगा लेकिन अपने लोगों के थ्रू होगा, ये इनको नहीं लगा। एनीवेज, तो अब बात आती है कि भाई आखिर, जैसे मैं अभी बताया कि आखिर इनका असैसिनेशन क्यों हुआ, क्यों बार बार ये सिख मैं जब भी नाम ले रहा हूँ तो सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं, सिख बॉडीगार्ड मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि जैसे मैंने आपको मेंशन किया ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। बट ऑपरेशन ब्लू स्टार एग्जैक्टली क्या था तो उसके बारे में मैं सभी ब्रीफली इतना ही बताऊंगा कि एक ऐसा ऑपरेशन किया गया था जिसमें भिंडरेवाला नाम के एक टेररिस्ट जो सिख कम्युनिटी से थे, वो गोल्डन टेम्पल में छुपे हुए थे और उसको पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए आर्मी को गोल्डन टेम्पल के अंदर जाना पड़ा और वहाँ बहुत खून खराबा हुआ। तो इससे सिख कम्युनिटी बहुत गुस्साई थी कि भाई हमारे सबसे पवित्र स्थान पे ऐसा कुछ हुआ है। तो इसलिए उनके सेंटिमेंट्स तो शुरू से ही अगेंस्ट थे, उसके बाद से अगेंस्ट हो गए थे इंदिरा गांधी जी को लेकर के। लेकिन इसके पहले की भी कोई स्टोरी है। ये जो पूरा प्रकरण है ना ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसके पहले का भी एक छोटा सा स्टोरी है जो मैं ब्रीफ करता हूँ। कहते हैं कि 1947 के बाद से डिमांड हमेशा उठ रही थी कि भाई पंजाब को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। वहाँ के लोगों का कहना था कि भाई हमारा स्पेसिफिक कल्चर है, हमारा अलग सा लैंग्वेज है, अलग रहन सहन है, तो हमको एक अलग डिफरेंट स्टेट दिया जाए। और उस वक्त कई स्टेट्स में ऐसी बातें चल भी रही थी और ये भी बात चल रही थी, गवर्नमेंट भी ये सोच रही थी कि भाई हम लोगों को स्टेट्स को डिवाइड करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो बहुत सारे कमीशंस बने लेकिन पंजाब पे बात हो नहीं पाई। रेदर होता क्या है कि 1967 में पंजाब को तोड़ दिया जाता है 3 हिस्सों में। गवर्नमेंट उसको 3 पार्ट में डिवाइड करती है, एक स्टेट बनता है हिमाचल प्रदेश, एक बनता है पंजाब खुद और तीसरा हरियाणा। इससे भी लोग नहीं खुश थे कि यार इसको हमारे स्टेट को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। और इंटरेस्टिंगली चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। वो पंजाब के लोग चाहते थे कि वो हमारे चंडीगढ़ हमारा ही स्टेट बन के हमारा ही कैपिटल बने, ना कि यूनियन टेरिटरी। बट उसको यूनियन टेरिटरी बना देती इंडियन गवर्नमेंट और उसके बाद पंजाब और हरियाणा का आज तक वो कंबाइंड कैपिटल है। तो ये किस्सा था, ये छोटा सा ब्रीफ है। इसके बारे में हम लोग स्पेसिफिकली मैं एक बार आपको इमरजेंसी के बारे में पूरा बताऊंगा, तब मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। अभी तो एक छोटा सा स्निपेट था कि भाई ऐसा हुआ था, ये पास्ट है, इसके कारण अंत में 31 अक्टूबर को जो भी चीज़ हुआ। इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है, जब वो मरी तो आरएसएस के जो उस वक्त जो उनको लीड कर रहे थे नानाजी देशमुख, उन्होंने उन्हें ग्रेट मार्टर बोला। सोच सकते हैं जो आइडियोलॉजिकली एकदम डिफरेंट थे, जो आज भी आप देखते होंगे एकदम आइडियोलॉजिकली दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन तब उन्होंने इनको प्रेस किया था। अच्छा, आपको एक बात और बताता हूँ इसमें। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंदिरा जी कभी
बनना ही नहीं चाहती, पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहती थी। उन उन नेहरू जी के डेथ के कुछ समय पहले, मान 19 से 20 दिन पहले, उन्होंने अपने एक फ्रेंड को एक लेटर लिखा था और उसमें उन्होंने कोट किया था, यार मैं बाहर रहना चाहती हूँ, मुझे उनको बाहर रह करके दूसरे प्रोफेशंस उनको एक्सप्लोर करने थे। अनफॉर्चुनेट ऐसा हो नहीं पाता है, और फॉर्चुनेट फॉर इंडिया कि वी गेट एक लेडी, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर हमें मिलती हैं। तो आइडली वो कभी बनना नहीं चाहती थी, इन एक्चुअल वो कभी चाहती नहीं थी कि वो बने। लेकिन अब कुछ ऐसे, जैसे नेहरू जी की मौत हुई, नेहरू जी की मौत होने के बाद उस वक्त की जो कांग्रेस कमेटी थी, उसमें एक एक तबका था जिसको सिंडिकेट बोलते थे, मतलब एक ग्रुप था, एक गुट था। आपने बहुत बार सुना होगा सिंडिकेट, सिंडिकेट के बारे में, और कामराज जी के बारे में। कामराज उस वक्त CWC के उस सिंडिकेट के वो हेड भी थे। तो जैसे ही नेहरू जी की मौत होती है तो वो सबसे पहले वो सोचते हैं कि यार, क्योंकि कामराज जो थे वो साउथ इंडिया से थे और उसलिए वो पीएम, उनकी भी हसरतें थी कि पीएम बने, लेकिन वो पीएम बन नहीं पा रहे थे। उनको पता था, क्योंकि लैंग्वेज कंटीजेंसी थी, क्योंकि अगर आपको हिंदी, उस वक्त नॉर्थ इंडिया बेल्ट का अगर आपको बनना है नेता, तो आपको हिंदी भाषा आना ज़रूरी है। तो वो उस चक्कर में वो हमेशा पुल बैक हो जाते थे। तो फिर कामराज ने सोचा कि भाई, ये हम एक ऐसे नेता को बनाते हैं जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस वक्त उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को बनाया, और लाल बहादुर शास्त्री जी बने। कुछ छोटे स्टेंट के लिए रहे। उस वक्त 1962 का वॉर हुआ था, जिसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे ताशकंद, और ताशकंद में उन्होंने एक एक पीस डील साइन करी थी पाकिस्तान के साथ, और वहीं उनको, जिस रात उन्होंने साइन करी थी, उसी रात उनकी उनकी डेथ हो गई थी, बोलते हैं हार्ट अटैक से। अब वो भी एक कॉन्स्पिरेसी है, उस पर भी हम आएंगे, जब वो टॉपिक कभी उस पर डिस्कशन होगा, कभी वो हिस्ट्री, लाल बहादुर शास्त्री जी की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, तो हम उस पर ज़रूर ये पूरे इंस्टेंस पे डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए उनकी मौत हो जाती है 1966 में। और उसके बाद फिर अगेन कामराज पे आता है, सिंडिकेट पे आता है, क्या किया जाए। तो सिंडिकेट और कामराज डिसाइड करते हैं, यार फिर अब हमको किसको बनाना चाहिए। अगेन इशूज़ द सेम, कि हम किसी ऐसे को बनाएं जिसके कारण हमारा मतलब हमारा कंट्रोल बना रहे, हम इनडायरेक्टली रूल करते रहे। तो उस वक्त फिर इंदिरा गांधी मिलती हैं। तो इंदिरा गांधी लोग सोचते हैं कि यार, एकदम नाइव है, अभी कुछ उनको पता है नहीं, क्या करेगी, जो भी होगा हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो उनको पुश करते हैं, और 24 जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं। और जब ये प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, उस वक्त ज़बरदस्त सिचुएशन ख़राब थे इंडिया के, बहुत भयंकर तरीके से जूझ रही थी। वो मल्टीपल फ्रंट में ही जूझती हैं। एक तो वॉर जस्ट ख़त्म हुई थी, जिसमें अपना इकनॉमी ब्लीड कर रहा था। दूसरा, एक एक MP हुआ करते थे, वो महाराज थे, मतलब तो उन्होंने एक आंदोलन चालू कर दिया था कि काउ स्लॉटर को पूरा का पूरा बैन कर देना चाहिए अक्रॉस इंडिया। और ये बहुत प्रेशर बना रहे थे गवर्नमेंट पे। इंदिरा जी की सरकार थी, नया नया प्रेशर था। एक ये हो रहा था, एक ये चीज़ चालू हो गया। दूसरा, केरला में भी एकदम बहुत ही ड्रास्टिक लैंड रिफॉर्म्स हो रहे थे, और एजुकेशनल रिफॉर्म्स हो रहे थे, जिसमें कि प्राइवेट एजुकेशन पे गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाह रही थी। वो भी एक अलग सा वो उससे बहुत बड़ा इशू बन रहा था, और वो भी बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था। इन दोनों चीज़ों को इंदिरा गांधी ने बखूबी हैंडल किया। एक तीसरी चीज़ और हुई थी उसी वक्त, जो डॉक्टर होमी भाभा हैं, जो इंडिया के साइंस टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर पावर के जनक बोले जाते हैं, उनका एक प्लेन क्रैश में मौत हो गया। और जब इंदिरा गांधी PM बनी, तब एक अर्थक्वेक भी आया। तो देखिए, पॉलिटिकली कैसे नोशन फैलाया जाता है उसके बाद इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट, कि इंदिरा, चूंकि वो एक विधवा है, वो PM बनी है, इसके ये हम बिल्कुल ही इनऑस्पिशियस है हमारे लिए, और इसके कारण ये सारी घटनाएं हो रही हैं, जो भी टर्मोइल हो रहे थे। होमी बाबा मर गए, अर्थक्वेक आ गया, ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। पर इसको बहुत ही बखूबी से इंदिरा जी ने इसको हैंडल किया। जो काउ स्लॉटर वाली बात बोल रहे थे, जिसमें गौ हत्या को पूरी तरह से बैन करने की बात की जा रही थी, उस पर प्रेशर बन रहा था, तो एक बहुत स्टनिंग स्टेप इन्होंने लिया।
इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, एक कमेटी बना दी जिसमें AK सरकार जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड थे, उनको अध्यक्षता में एक उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें उन्होंने RSS के गोवालकर साहब को भी मेंबर बना दिया। तो इससे क्या हो गया कि जो ऑफ कोर्स RSS एक बड़ा पावर था जो प्रेशर बिल्ड करा था, उसी को उनके कमेटी में डाल दिया। तो कमेटी में डालने से क्या हो गया कि एक जो बहुत बड़ा क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस है ना, वो कम हो गया। भाई आप ही कमेटी में आप देखिए, ये फिजिबल है कि अगर ऑल इंडिया में काऊ स्लॉटर बैन किया जा सकता तो हम लोग बैन करेंगे, लेकिन ये आप भी जानते हैं ये पूरी तरह से या कभी भी ये इम्प्लीमेंट तो हुआ नहीं। बट ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जिससे कि RSS को इन्होंने टैकल कर दिया था, इंदिरा जी ने। गोइंग फॉरवर्ड 1967 में इलेक्शन होता है, अगेन ए चैलेंज। हालांकि कांग्रेस अपना पोजीशन रिटेन कर लेती है, 283 सीट्स शायद उनको वो जीतती हैं। और बट उसी वक्त जो स्टेट इलेक्शंस होते थे उस वक्त दोनों साथ साथ होते थे, तो में 9 स्टेट्स में, 8 या 9 स्टेट्स में वो कांग्रेस हार जाती है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है और रीजनल पार्टीज उस वक्त इवॉल्व कर रही होती हैं। ये चैलेंजेस थी उस वक्त जब वो फर्स्ट टाइम PM बनी थी। और इससे जूझते जूझते 1971 का फिर से इलेक्शन आता है। 1971 के इलेक्शन में शी कम्स बैक विद पावर एंड वो बोलती हैं गरीबी हटाओ। एक भयंकर नारा है गरीबी हटाओ, जो आज तक नहीं हटाए गरीबी, लेकिन वो गरीबी हटाओ का पहला नारा था जिसको लेके आती हैं, जो बहुत ही मेस्मराइजिंग होता है, सब कोई उस फ्लो में आ जाता है और उस गरीबी हटाओ के नारे के साथ वो इलेक्शन जीतती हैं। 70 के बाद, 71 की जीत के बाद गांधी जी या इंदिरा गांधी का एक बहुत अलग सा रूप दिखता है। एक क्या बोलते हैं हार्ड एंड फास्ट PM, किसी से नहीं दबने वाली PM, सिंडिकेट को भी साइड कर देती है, अपना ही सब चलाने वाली PM। बहुत अच्छे डिसीजंस भी लेती है उसमें। जैसे 71 में बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान को डिवाइड होता है, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में, जिसमें बांग्लादेश बनता है। उसमें जो उन्होंने अपना स्टैंड लिया था अगेंस्ट इंटायर वर्ल्ड, और वो उन्होंने बांग्लादेश में को जब सेपरेट किया था और पाकिस्तान को घुटने पे ले आई थी, तब आप विश्वास नहीं करेंगे उनको दुर्गा की उपाधि दी थी किसी और ने नहीं, BJP और RSS के एक बहुत महान नेता जिनको आज भी हम याद करते हैं, जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अभिनव चंडी दुर्गा ये कहकर उनको संबोधित किया गया था। किसने? अटल जी ने। तो सोचिए उस वक्त कैसे थे कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते थे, लेकिन लोग एक दूसरे को जो उनकी अच्छाइयाँ उस पर उनको प्रेज भी करते थे। ये चीज़ तो था ही था। और एक इंटरव्यू में वो बता भी रही थी कि एक जनरल की भाई जब ये 71 का वॉर हो रहा था तो पता नहीं मेरे अंदर कैसी सुपर नेचुरल ऊर्जा आ जाती थी, मैं कभी डरी नहीं उस चीज़ से। उन्होंने खुद भी ये चीज़ कभी किसी अपने फ्रेंड को, जो कि रिपोर्टर भी रही होंगी, तो उनको उन्होंने बताया था। फिर आता है 1974 का समय, जब पहला न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया करती है। अगेन ये एक ऐसा स्टैंड था कि आप विश्वास नहीं करेंगे, उस समय इतना प्रेशर था अक्रॉस द ग्लोब कि न्यूक्लियर पावर ज़्यादा डेवलप ना करें। इंडिया पे प्रेशर था, लेकिन 1974 में पोखरण ब्लास्ट करते हैं। सबसे पहला पोखरण ब्लास्ट होता है और इंडिया 6वीं कंट्री बन जाता है वर्ल्ड में जिनके पास न्यूक्लियर पावर होता है। ये चीज़ होता है। इसके साथ साथ ये तो एक मतलब ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अभी तक हम लोग एक नेगेटिव एस्पेक्ट जो उनके साथ जुड़ता चला है, जो 73 से वही 71 के बाद वो क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी तो बहुत कुछ अपने मर्जी से भी करने लग गई थी। उस वक्त उनके बेटे संजय गांधी भी बहुत एब्सोल्यूट पावर में आने लग गए थे। और जो वर्ड नेपोटिज्म जो हम लोग आज सुनते हैं ना, वो नेपोटिज्म का सबसे पहला पॉलिटिकल रेफरेंस अगर आपको मिलेगा, सबसे पहला तो नहीं, मतलब शुरुआती दौर के इंडिपेंडेंट इंडिया में कुछ अगर नेपोटिज्म जो वर्ड कॉइन होकर के बहुत ज़्यादा उभरा था, वो 1973 में था, जब संजय गांधी जी के लिए जो एक कार की कंपनी खोलना चाहते थे, कार मैन्युफैक्चर करने की कंपनी खोलना चाहते थे, जिसको आज हम लोग मारुति उद्योग बोलते हैं, वो खोलना चाहते थे। उसके लिए कई
बोल उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता थी, जिसके लिए फटाफट क्लियरेंस करवाई थी इंदिरा जी ने। और इतना ही नहीं, उस वक्त के जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे पीएन हास्कर, ये पीएन हास्कर जी का नाम याद रखिएगा, ये मैं हास्कर जी का नाम वापस एक बार और लूँगा। पीएन हास्कर थे, उन्होंने इस चीज़ को मना किया था कि नहीं इतनी ज़मीन नहीं मिल सकती है, लेकिन उनको फायर कर दिया गया था। ही वॉज रिलीव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट ऑफ पर्सनल सेक्रेटरी। और उसके बाद बंसीलाल जी जो थे हरियाणा के चीफ थे, उन्होंने बहुत बड़ी ज़मीन जो आज गुड़गांव में हरियाणा में दी थी, जो आज शायद गुड़गांव के आसपास है वो ज़मीन। तो ये हुआ था। इतना ही नहीं, उस वक्त संजय गांधी का उभार ऐसा था, कहते हैं कि संजय गांधी के रूम से एक स्पेशल टेलीफोन कनेक्टिविटी थी, जिससे कि वो जितने भी कांग्रेस रूल्ड स्टेट है उनसे, उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे वो डायरेक्ट बात किया करते थे। कई बार वो कुछ ऐसी चीज़ें और ऐसा इम्प्लीमेंटेशन करने को, लॉज को बोलते थे जिसके बारे में इंदिरा जी को पता भी नहीं रहता था। तो ये था, इस लेवल का कंट्रोल हो गया था। फिर आता है साल 1975। ये वो साल था जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया एक केस में। वो केस था कि 1971 में जब इन्होंने इलेक्शन जीता था, तो वो इलेक्शन इन्होंने उसमें उन्होंने गवर्नमेंट के मशीनरीज को यूज़ किया था, जो आप नहीं कर सकते हैं। तो वो केस इनके अगेंस्ट आया, उसमें कन्विक्शन इनके अगेंस्ट आया। इनको बोला गया कि आपको पद छोड़ना होगा, साथ साथ इनको डिबार्ड भी किया गया कि अगला 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकती हैं। तब इनके एक एडवाइज़र थे जिनको बोलते हैं एसएस रे, उन्होंने इनको एडवाइस किया था कि भाई इन्वोक इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी या इंटरनल थ्रेट के नाम पे इमरजेंसी को इन्वोक किया जाए, और ये इन्वोक किया गया। और जब इमरजेंसी आई तो हर कुछ, एवरीथिंग केम अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। अभी मैंने आपके कुछ देर पहले हास्कर जी का नाम लिया था, है ना। वो बदला कैसे लेते हैं संजय गांधी, कि हास्कर जी के अंकल की एक दुकान हुआ करती थी कनॉट प्लेस में, कपड़े की दुकान थी। हास्कर जी को एक दिन के लिए पुलिस थाने में बैठा दिया था हास्कर जी के अंकल को, पीएन हास्कर के अंकल को, बस बदला लेने के लिए। ऐसा बोला जाता है, सच्चाई क्या है नहीं पता, बट ये ऐसा बोला जाता है, ऐसे किताबों में लिखा हुआ। और ये वही समय था इमरजेंसी का जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सेक्युलर और सोशलिस्ट दोनों डिक्लेयर किया गया था। पहले हम लोग सेक्युलर और सोशलिस्ट नहीं थे, लेकिन ये 42nd अमेंडमेंट जो 1975 में हुआ, उसके बाद से हुआ है। तो ये बड़ा चीज़ हुआ था। और वो एक समय था, बोलते हैं कि जितने भी इंदिरा जी और संजय गांधी के जो क्लोज लीडर थे, वो प्लीज़ करने पे बहुत लगे रहते थे, जिसको आजकल बोलते हैं चाटुकारिता। तो बहुत प्लीज़ करने पे लगे रहते थे। तो उसमें से एक थे DK बरुआ, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। वो बोलते हैं, उन्होंने फिर ये चीज़ बोला था जो आजकल आप कई बार कई जगह सुनते होंगे कि इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ इंडिया। सॉरी, इंडिया ही इंदिरा है और इंदिरा ही इंडिया है। तो उन्होंने ऐसा मतलब स्टेट से, नेशन से ऊपर बना दिया था। और बंसीलाल जी, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, जिन्होंने लैंड प्रोवाइड कराई थी संजय गांधी जी को, उन्होंने ये तक बोला कि एडवाइस दिया कि भाई कि इंदिरा जी को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बना देना चाहिए इंडिया का। तो ये भी किस्से है। ये होता है 1977 में। फिर री इलेक्शन होता है, क्या बोलते हैं हम, आपका इमरजेंसी ख़त्म की जाती है, री इलेक्शन होता है। दोनों इंदिरा जी और संजय गांधी हार जाते हैं। 1978 में उनको अपने ही कांग्रेस से हाथ धोना पड़ता है, उनको एक्सपेल कर दिया जाता है अपनी कांग्रेस से। तब ये कांग्रेस आई बनाती हैं। इनका सिंबल भी छीन लिया जाता है, जो उस समय था काऊ एंड काफ, मतलब गाय और उसका बछड़ा, कांग्रेस का उसमें सिंबल था। तो इंदिरा बोलते हैं कि इंदिरा जी खुश थी कि चलो ये सिंबल गया, क्योंकि लोग उस समय ना प्रोजेक्ट कर रहे थे कि काऊ इज़ इंदिरा एंड काफ इज़ संजय। तो ये मतलब
नेक्सस वाला बात जो है कि इन दोनों ने मिल करके सब कुछ किया, तो वो हमेशा वो सिंबल यही चीज़ डिपिक्ट कर रहा था उन दोनों को लेकर के, इंदिरा जी और संजय गांधी को लेकर के। तो इसलिए उन्होंने बोला ठीक है, सिंबल तो गया। फिर एक दूसरा सिंबल फिर ऑप्ट करते हैं 1980s में, जो कि पंजा है, जो आज का सिंबल है, हाथ या पंजा जिसको बोलते हैं वो है। चीज़ें होती हैं 1980s में, वापस ये आते हैं, वापस ये इलेक्शन जीतती है। लेकिन इस बार इलेक्शन जब जीतती हैं तो अब ये सेक्युलर उतनी रहती नहीं है, अब ये हिंदू सॉफ्ट टोन की तरफ बढ़ जाती है, अब ये हिंदुत्व को ज़्यादा सपोर्ट करने लग जाती है, इनकी सेक्युलर जो आइडियोलॉजी थी बहुत वीक हो जाती है। देखिए बताते हैं, बोलते हैं वीएचपी का एक एकात्माता यज्ञ था, उस यज्ञ को के लिए उनको इनविटेशन मिला था विश्व हिंदू परिषद से, वो एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उन्होंने देखा था कि भाई हार हुई है, और किस कारण से हार हुई है उन्होंने समझा, और अब कुछ ना कुछ तो पॉलिटिकली भी स्टैंड लेना होगा कांग्रेस को बचाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। अपने सेकुलर स्टैंड को उन्होंने बहुत वीक कर दिया था। तो ये है स्टोरी इंदिरा जी की, जो छोटे से स्निपेट है मैंने आपसे शेयर करी है। अब सबसे यही है कि भाई अगर आपको और कुछ बुक्स मिलें जो आप सजेस्ट करना चाहें कि मैं पढूं और बताऊं, तो प्लीज़ मुझे रिकमेंड करें, मैं ज़रूर वो पढ़ूँगा। अभी तो फ़िलहाल जैसे मैंने आपको बताया कि मैं रशीद किदवई जी की बुक पढ़ रहा हूँ, उसी में से छोटा सा स्निपेट मैंने इंदिरा गांधी जी को लेकर के निकाला था। अभी 2 या 3 और स्टोरीज़ मैं इसके आगे बताऊँगा, उसके बाद मैं नई बुक पे जाऊँगा। तो अभी ये बुक है, इंदिरा गांधी जी की स्टोरी थी, छोटी सी स्टोरी थी, जितना मुझे समझ में आया, जो मैं समझ पाया वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आपके पास कोई और बुक है सजेस्ट करने के लिए, प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें, मैं उसको पढ़ूँगा और फिर उसका भी मैं कुछ हो सके तो रिव्यू करने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए स्टोरी को एंजॉय करिए, कुछ भी रिकमेंडेशन है प्लीज़ रिकमेंड करिए, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।